हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं और हमारे साथ हैं वेलकम करने के लिए एक नीट के टॉपर प्रणय जी। और प्रणय ने टॉप किया है पूरा का पूरा नीट को। जयपुर सिटी टॉपर हैं और स्कोर किया है नीट में 696। तो प्रणय से हम लोग समझेंगे कि आज मिलने का पर्पस ये है कि ये जो 55-60 डेज नीट में बचा हुआ है उन बच्चों के लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, ये थोड़ा सा डिस्कशन करके। तो प्रणय, आप अपना जर्नी थोड़ा बताइए। कैसे आप पढ़ाई किए हो, कैसे कहाँ से हुआ, और नीट में लास्ट मोमेंट का जो ये 55-60 डेज का रहा, वो प्रिपरेशन आपका कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन सा सेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को लास्ट मोमेंट में जिस चीज की जरूरत होती है वो। तो प्रणय प्लीज इंट्रोड्यूस करो। सर मैं प्रणय शर्मा हूँ और मैंने 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स किया था 10th क्लास के बाद में। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 696 आउट ऑफ 720 स्कोर किए थे। और करंटली मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। बाकी जब मैंने स्टार्ट किया था तो 11th के अंदर से 11th और 12th दोनों साल आपने ही पढ़ाया था। और सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा था। मतलब फिजिक्स मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अच्छा स्कोर करने के लिए नीट में, वो फिजिक्स ही होता है। बाकी चीज़ तो आप याद कर सकते हो। तो फिजिक्स हमेशा से आपने पढ़ाई थी, तो मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई थी। और मतलब काफ़ी अच्छे तरह से था। तो मतलब अगर कोई नए टाइप के क्वेश्चंस वगैरह भी आए थे एग्जाम में, तो वो भी करने में आसानी थी। तो मतलब अभी इस टाइम पे आई थिंक सभी को रिवीजन पे फोकस करना चाहिए मेनली। तो रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए भी। क्योंकि एग्जाम के दिन जब अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दोगे तो टाइम का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर सही से मैनेज नहीं हो पा रहा मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बीच में, तो फिर आप कुछ चीज़ें आते हुए भी गलत कर देते हो प्रेशर की वजह से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो भी यही है कि रिविजन्स करते रहने और मॉक टेस्ट वगैरह देते रहने। मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो उससे टाइम के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स वीक हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ याद करना है। रादर देन आप पूरे सिलेबस को गो थ्रू करने की जगह आप स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हो जहाँ पे नीड है एक्चुअली। क्योंकि ये बहुत अच्छा बात बोल रहे हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट में लास्ट 50 डेज का जो स्ट्रैटेजी है वो बच्चों को एज अ स्टूडेंट्स, जब तुमने 11th और 12th दोनों स्कोर किया है, पहली बार अटेम्प्ट में 696 टॉपर बना आउट ऑफ 720, तो लास्ट 50 डेज में आपका एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या था। और अभी जो बच्चा है इस मोमेंट पे जो नीट का फॉर्म भर दिया है, तो अभी क्या होना चाहिए लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी मेरा तो बस इतना सा था कि मैंने जब भी मतलब पहले टेस्ट होते थे, जो भी टेस्ट होते थे यूजुअल 2 ईयर कोर्स के ड्यूरिंग, वो सारे टेस्ट मैंने सीरियसली दिए थे। अच्छे से प्रिपेयर करके दिए थे। इवन अगर प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाती थी टेस्ट की, तो टेस्ट के बाद में उस टेस्ट का सिलेबस पढ़ लेता था। बट आई यूज टू मेक श्योर कि जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे ठीक से कॉन्सेप्चुअली समझ में आए और मुझे याद है। क्योंकि एक्चुअली पढ़ तो मैं उस नीट के दिन के लिए रहा था। तो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। 2 साल तक जो भी टेस्ट हुए मैंने सारी सीरियसली दिए, कोर्स वगैरह कंप्लीट किया, सारी चीज़ें। रादर देन जस्ट रीडिंग, याद करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप कुछ याद समझ के करते हो, कॉन्सेप्चुअली करते हो, उसके अराउंड कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो, तो आपको ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है। और आप जो भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। इवन अगर आप थ्योरी भी रीड कर रहे हो, बायोलॉजी की किताब भी रीड कर रहे हो, तो उसके अंदर भी रादर देन जस्ट स्किमिंग कि जो आपको दिख रहा है, आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ के क्वेश्चंस पूछते रहो। उससे दो चीज़ें होती है। एक तो आप एक्टिवली इंगेज होते हो कंटेंट के अंदर। दूसरी बात, आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे स्ट्रांग होते हैं। और तीसरी बात, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिवली सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, तो आपका रिटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उस टाइम पे। तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी वो चीज़ें। जब आप एक्टिवली क्वेश्चन करोगे हर चीज़ को, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो ये मैंने 2 साल तक किया। तो लास्ट के टाइम पे जब 1-2 महीने बचे थे, तो टाइम थोड़ा शॉर्ट ऑफ टाइम रहता था मैं, क्योंकि स्कूल के साथ में मैनेज करना पड़ता था। यस, आपका और बोर्ड का भी एग्जाम था। यस, क्लास 12 को भी मैनेज बोर्ड किया के भी आपने एग्जाम के थे। साथ। यस, ये भी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, इस पे पूछेंगे, लेकिन प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए जो बोल रहे हैं। और बोर्ड्स के एग्जाम्स भी थे। और सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने वो कंप्यूटर साइंस ले रखा था, तो उसमें भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मैं आई यूज टू मेक श्योर कि जिस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ उस टाइम मैं अच्छे से फोकस के साथ में पढ़ रहा हूँ और सारी चीज़ें समझ रहा हूँ। और उसके साथ के साथ में क्वेश्चंस कर लेता था। तो बस लास्ट के 2 महीने के अंदर मुझे क्विकली एक तो चीज़ों को गो थ्रू करना था, रिवाइज करना था।
और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने थे। तो उससे मॉक टेस्ट देने से मुझे पता चल जाता था कौन सा वीक पॉइंट है, कहाँ मुझे वापस से जाके रिवाइज करना है, किस चीज़ को मुझे अच्छे से याद करना है, और क्या चीज़ है जो एक्चुअली पूछी जाती है एग्जाम के अंदर जिसे मुझे याद करना है। क्योंकि सब कुछ 100% याद करना तो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम्म। इसलिए ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती है, और वही मॉक टेस्ट के अंदर पूछते हैं। तो मॉक टेस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो पूछी जा रही है बट आपको अगर नहीं आ रही, तो उसे बार बार जाके रिवाइज करो, देखो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। और इवन पेपर देने के बाद भी जो आपकी गलतियां हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उनको अच्छे से गो थ्रू करो, पूरा डिटेल के अंदर आंसर्स वगैरह रीड करो, उनके नीचे आंसर्स वगैरह दे रखे होते हैं, उनके साथ में उसे पढ़ो, और साथ में उससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मेनली सर यही था कि मॉक टेस्ट वगैरह देने थे और जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करना था। इससे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक बात बोला आपने कि लास्ट टाइम पे वो पढ़ो जिसकी जरूरत है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये समझ ही नहीं पाता है कि लास्ट टाइम पे वो पढ़ेगा क्या, लास्ट टाइम में करेगा क्या। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही नीट के बच्चों को यही होता है कि ऐसा कुछ बता दे कोई, कोई गाइडेंस मिल जाए बच्चों को जिससे कि उसको 140-50 आ जाए फिजिक्स में, बायोलॉजी में 300-330 आ जाए, केमिस्ट्री में। तो इसमें एक टीचर का रोल क्या रहा आपके जीवन में कि आप समझ पाए। और ये क्वेश्चन बड़ा ही क्रिटिकल रहेगा सभी बच्चों को, क्योंकि ये 50 डेज में उनको क्या किसी की जरूरत होगी या वो खुद डिसाइड कर पाएंगे। तो मैंने भी कुछ किया है काम, लेकिन आपसे पहले समझना चाहूंगा कि ये क्या इसमें बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है या टीचर से उसे हेल्प मिल सकती है। तो ऑब्वियसली बच्चा अगर पहली बार अपीयर हो रहा है तो उसे कितना ही आइडिया वो होगा एग्जाम के बारे में। लेकिन अगर एक टीचर 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यूसली हर साल का आइडिया है कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा प्रोबेबली पूछे जाते हैं और कौन से एरियाज से क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। और इवन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका, बेटर तरीका क्या है। क्योंकि मैं जब सॉल्व करता था कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के नहीं होते थे मुझसे, बट थोड़ा सा तो पीछे पड़ जाते ना, ईगो पे आ जाती है कि नहीं कैसे कैसे नहीं हो रहा था, मैं उसे 1 घंटा लगा के सॉल्व तो कर लेता था। बट फिर वही बात है कि आपका 1 घंटा चला गया। तो इसलिए इसमें टीचर का रोल ये होता है कि वो आपको जल्दी सॉल्व करने के ट्रिक्स वगैरह बताए, तरीके वगैरह बताए, जिससे आप ज़्यादा एफिशिएंटली टाइम को मैनेज कर पाओ। और ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का तो रहता ही है, क्योंकि उन्होंने 10-12 साल से देखा है सिस्टम को जिसमें आप पहली बार आए हो, कि हम्म। कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ऑब्वियसली टीचर ही बेटर तरीके से बता सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो मैंने ना अभी क्या किया है प्रणय, मैं दिखाऊंगा तुमको, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है ऊपर रखा हुआ, मंगवा लेते हैं अभी। तो मैंने क्या किया है कि 200 टॉपिक बनाए हैं बच्चों के लिए अभी, कि इस 200 टॉपिक के बियॉन्ड बच्चा को क्वेश्चन नहीं आ सकता। हर एक टॉपिक पे मैंने 2 क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू, एक क्वेश्चन मैंने अपना क्वेश्चन, और एक दो मेंस के क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक पे 500 क्वेश्चन। यानी कि अगर बच्चा इतने 45 दिन में, मैं समझता हूं कि 20 क्वेश्चन एक दिन में करेगा फिजिक्स का, लास्ट मिनट में तो 20 क्वेश्चन कर ही सकता है। तो अगर हम्म। 900 क्वेश्चन बच्चा कर लेगा ना, तो मुझे लगता है कि 35 to 40 क्वेश्चन गारंटेड वो कर लेगा। क्या ये एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा एनालिसिस मैंने आपको भी कभी क्लास में बताया है या नहीं बताया था, कुछ याद है आपको? सर ऐसे डायरेक्टली तो नहीं था, बट जो क्लासेस होती थी हमारी शायद वो इसी हिसाब से ओरिएंटेड होती थी कि पहले कॉन्सेप्ट समझाएं, और फिर उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह जो कॉमनली पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, जो हम्म। यूजुअली बच्चे आंसर नहीं कर पाते पहली बार में, वो कवर करें, और उनके साथ में फिर जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो तो ऑलरेडी कवर हो ही जाते थे। बाकी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जेई वगैरह के, एडवांस वगैरह के भी आप पढ़ाते थे, जिससे कि थोड़ा सा मतलब थिंकिंग डेवलप हो कि कैसे, अगर कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ गया नए टाइप का, तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो वो ऑफलाइन में मेरा हमेशा रहता है ये चीज कि बच्चों को ना सोचने के लिए बोलो, सोचने के लिए। तो शायद आप लोगों का भी प्रिपरेशन के जर्नी में हमेशा बोलता था कॉन्सेप्चुअली सोचो, क्वेश्चन को सोचो, फॉर्मूला याद मत करो। तो क्या ये मैं सही डायरेक्शन में गाइड दे रहा था, या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या निगेटिव इम्पैक्ट है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर समझो, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के नीट नहीं सेलेक्ट होगा। तो ये मैं हमेशा क्लास में बोलता था, शायद आपको याद हो। तो क्या ये सही था या बिल्कुल नहीं था, क्या बोलोगे इस पे? नहीं सर, बहुत सही तरीका था, क्योंकि अगर कभी भी कोई नया क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछले से पिछले साल जो भी मतलब नीट का जो पेपर आया था, उसके अंदर आप अगर कॉन्सेप्चुअली समझ के कर रहे हो तो ही आप उसे सॉल्व कर पाओगे। और वो भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो टू बिकम अ डॉक्टर। तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस, हाई प्रेशर सिचुएशंस के अंदर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ग्रेट। तब आप इसे फ्रीज नहीं हो सकते।
तो इवन अगर लास्ट डे है और लास्ट डे आपका नीट का पेपर है, उस दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फॉर्मूले रट के चले गए हो। एज सर्वाइवल स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स वगैरह नॉन नेगोशिएबल है। वेरी आप ट्रू। हमेशा से क्वेश्चंस, कोई नए क्वेश्चंस भी होते थे तो मुझे याद है कि एक मुझे फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन याद आ रहा है अभी, पता नहीं कोई ब्लॉक वाला था टू ब्लॉक जिसमें प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम, पता नहीं बॉस सर कौन सी थी, उसके अंदर कोई पुलिस से पुल कर रहे थे, तो कोई नया कॉन्सेप्ट था तो आपने पहले करने के लिए दे दिया कि इसे सॉल्व करके दिखाओ। फिर उससे 10-15 मिनट दी थी आपने, फिर जब आपने खुद ने सोल्यूशन बताया तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आया। और बट मजा आया था उसके, मजा आता था सर उसके अंदर। यस। तो वही मतलब बढ़िया बात यही है कि अगर क्लासरूम में बच्चा एक एक बेसिक की क्लैरिटी कर रही है, वो इंजॉय कर रहा है सेशन को, तो पक्का उसका दिमाग यूज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नीट बच्चों के लिए मेरा भी यही मानना होता है कि हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ो। वो लंबे टाइम तक रिटेन करेगा और तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा सब्जेक्ट में। तो ये प्रणय भी इस बात को मतलब एग्रीमेंट दे रहा है कि नहीं सर, नीट में लोग ऐसा बता दिए हैं कि फॉर्मूला याद करने से हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। हाँ, इवन सेलेक्ट हो पाओगे कि नहीं भगवान ही जानता है, लेकिन अगर तुम बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और फॉर्मूला याद है और सारे चीज को रिलेट करके पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स तुम बहुत नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो प्रणय ही बताएगा, प्रणय फिजिक्स फिजिक्स में कितना स्कोर किया और फिजिक्स का कैसा इसका एग्जाम रहा और कैसी तैयारी रही। सर फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 स्कोर किए थे, मतलब क्वेश्चंस मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से एक सिली मिस्टेक थी और एक थोड़ा सा मतलब आया नहीं था मुझे, तो उस वजह से 170 आउट ऑफ 180 थे। ग्रेट बाकी ग्रेट यार। पेपर तो अच्छा था, फिजिक्स का भी काफ़ी अच्छा पेपर था। और मेनली फिजिक्स का ही था जहाँ तक था टफ। तीनों के अंदर से साइंस के जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो थे उनमें से फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर था स्कोर के लिए। तो फिजिक्स एकदम सुनामी होता है, एकदम बहा के ही ले जाता है या बढ़ा ही देता है, नहीं? तो वो सुनामी वाले कॉन्सेप्ट को कैसे आप समझते हो? फिजिक्स कैसे आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? अ, या ऐसे भी हो जाए बिना फिजिक्स का, चलो बच्चा ऐसे जैसे आजकल मेरे को मैंने एक एनालिसिस किया था, तो नीट में ऐसे 12 to 15 लाख बच्चे हैं। अभी नीट का ही डेटा एनालिसिस मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मुझे याद है वो 200-250 भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। अगर वो टोटल 17 लाख बच्चा 250 स्कोर नहीं कर पाए, तो फिजिक्स में तो उनके 40-50 भी नहीं आता है। तो मैंने अभी लास्ट 45 डेज का एक स्ट्रैटेजी बनाया है, जिसमें कि बच्चा 140 स्कोर कर लेगा। और वही जो मैंने बताया, पूरा एक एक टॉपिक का एनालिसिस करके हमने 200 टॉपिक बना दिए। तो लास्ट के 45 दिन में वो कवर कर सकता है और बच्चा 120-140 स्कोर कर सकता है। तो ये जो फिजिक्स का है कि एकदम खत्म हो गया बच्चा, या कॉन्सेप्चुअली पढ़ा तो वो सिलेक्शन से भी बढ़िया हो सकता है। तो ये गैप को बच्चा कैसे फील करे, इसमें आपका क्या इनपुट होगा, क्या इनसाइट है आपका, क्या एक्सपीरियंस बोलता है? सर अगर किसी को इंटरेस्ट है फिजिक्स के अंदर, अगर कोई एक्टिवली सोच रहा है, कोई इंगेज होकर पढ़ रहा है, तब तो कोई इशू नहीं होने, तब तो यस। वो तरीके से सब कुछ कर लेंगे। बट अगर कोई ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब मेनली उन्हें स्कोर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में करना है, फिजिक्स उनके लिए थोड़ी टफ हो रही है, और मेनली उनका जो गोल है वो सिलेक्शन है, तो फिर जैसा आप बोल रहे हो कि वो जो गैप है उसे थोड़ा कम करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 180 आउट ऑफ 180 स्कोर ना ना आप छोड़ भी दो, अगर आप तो 130 140 भी अगर स्कोर कर लें तो डिसेंट स्कोर हो जाएगा। तो उसके अंदर तो मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह और जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स है जो आपने कंपाइल कर लिए ऑलरेडी, उन्हें रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली। और भी अगर कोई कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं, तो उन्हें एटलीस्ट वो अच्छे से कवर कर ले, जिससे कि अगर वहां से कोई क्वेश्चन आए तो वहां कोई गलती का चांस ना हो। तो वो बैरियर कम हो जाएगा, तो ओवरऑल स्कोर ऑलमोस्ट 600 650 भी पहुंच रहा है, तो सीट मिल जाएगी उससे अच्छी खासी। तो बच्चों मैं बताऊं, तुम्हारे लिए काफी मेहनत किया है मैंने। और प्रणय जिस टाइम पे था उस टाइम पे मैंने नहीं किया था ऐसा मेहनत, लेकिन अभी बहुत मेहनत करके, जैसा ये बोला भी सर, एग्जैक्टली एक एक पॉइंट तो आपने नहीं बता दिया था, लेकिन इस बार मैंने किया है वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू का एनालिसिस, एनसीईआरटी का एनालिसिस और सारे 10 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस। तो मैंने 200 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं बेटा, जिसको तुम तैयार कर लो तो 120 से 140 तेरा हो जाएगा और पक्का बेरा पार हो जाएगा। और केमिस्ट्री बायोलॉजी में तुम स्कोर कर ही रहे हो, तो फिजिक्स के चलते अगर तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा है, तो मेट जेईएक्स में मैं जनकपुरी सेंटर पे बैठा हुआ हूँ और तुम्हें पूरा हेल्प करूंगा एग्जाम के लिए। और तुम्हें ये फ्री अवेलेबल मैं करवा दूंगा। पर हमें हेल्प कर रहा है तुम्हें बताने के लिए, तो हम भी कुछ करेंगे, इसीलिए मैंने ये एक गिव अवे और गिफ्ट बच्चों के लिए रखा है।
जिससे तुम्हारा स्कोर 120 से 140 बिल्कुल हो जाएगा। तो एकदम वरीड मत हो, ये मैं कर दूंगा हेल्प, और कर दिया है मैंने तैयार, तभी मैं प्रणय को बोल रहा हूँ। तो प्रणय एक बार मुझे बताओ, केमिस्ट्री के लिए कुछ बताओ बच्चों को यार, केमिस्ट्री में कैसे होगा? केमिस्ट्री में कोई ट्रिक होता है? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का स्पेशल स्ट्रैटेजी है, या क्या करे बच्चा कि उसका 140 आ जाए केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी मतलब काफ़ी चीज़ें तो याद करने की होती है। जैसे कि इनऑर्गेनिक है, उसके अंदर तो मेनली आप एनसीईआरटी फॉलो करो, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, और उसके जो ट्रेंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक के, जो आपको नोट्स वगैरह के अंदर मिलते हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लो, उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऑर्गेनिक काफ़ी बड़ी है, बट मेनली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो तो आपके ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑलरेडी। उनका थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन आप अपने नोट से पढ़ सकते हो, जो आपके नोट्स वगैरह के अंदर होते हैं केमिस्ट्री के। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री तो कैलकुलेटिव है, उसके अंदर तो आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह आने चाहिए उसके, जो भी होते हैं, और थोड़ी सी वैल्यूज वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ओवरऑल तो सर ये है कि केमिस्ट्री में भी आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो तो आप सब कुछ कवर कर सकते हो। फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। बाकी वही बात है सर कि मतलब जो रिकरेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिकरेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पहले से, और इवन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर होता है कि इन 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 टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस आएंगे, इन कॉन्सेप्ट्स में से ही क्वेश्चंस बनेंगे। हमने वो तो सब वो किया है बच्चों के लिए पूरा। पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स का हमारी पूरी टीम ने किया है ये, और ये हम बच्चों को देंगे। तो वो काफी जो आप बोल रहे हो ना, उस पे हमने काम किया है, वो बच्चों हम्म, को हम लगा देंगे इसी में बेटा। मैं लिंक भी डाल दूंगा, तुम डाउनलोड करके भी देखना, और तुम्हारा काफी हेल्प मिलेगा। जो पढ़ने बोल रहा है उस पे हम काफी काम किए हैं, तो हेल्प मिलेगा बेटा, तुम लोगों को अच्छा मिलेगा। तो बेसिकली एनसीईआरटी ज्यादा फोकस होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के वो टॉपिक हम्म। जिससे रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, तो ये तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को पढ़ने केमिस्ट्री में। तो फिर तो काफी हेल्प हो जाएगी उनकी ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी प्रणय का एक्चुअली एग्जाम है और कॉलेज का, लेकिन हमने बोला कि प्रणय बच्चों को थोड़ा सा कुछ मोटिवेट करना है लास्ट 60 मिनट्स में, तो समय दिए इसके लिए थैंक यू यार, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा ये बताओ, लास्ट के दिनों में तुम लास्ट 60 डेज में कितने घंटे सोते थे? 6 to 7 आवर्स। मतलब ग्रेट। स्लीप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेमोरी एनकोडिंग के लिए, तो इसलिए ये स्लीप तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बढ़िया बोला प्रणय। मैं हर एक बच्चों को आज के डेट में बोलता हूँ 7 घंटा सोना है। किसी भी क्लास में जाता हूँ ना मैं, अपना जितना ऑफलाइन में बच्चा है या ऑनलाइन यूट्यूब पे या कहीं पे भी, 7 आवर्स सो। देखो जो बच्चा 696 स्कोर किया है, वो भी 2 क्वेश्चन सिली हो गए, तो 10 वहां बढ़ाता तो 706 हो जाता, और बाकी एक दो ऐसे ही किया। तो मतलब तुम 720 स्कोर करो, 696 बात बराबर ही है, वो बस उस टाइम का वैल्यू है। लेकिन ऐसा बच्चा तुम्हें बोल रहा है कि लास्ट के 60 डेज में 6 to 7 आवर्स सो। तो सोना है बेटा। ये जो तुम लोग सोचते हो ना लास्ट मोमेंट में कुछ करके हो जाएगा, ऐसा नहीं। 7 घंटा सोना है, फिर बाकी एनर्जी को रिटेन करके लगाना है ना? हाँ सर, बाकी बीच में आप थोड़ा सा नैप्स वगैरह भी ले सकते हो 15-20 मिनट के दिन के अंदर, उस वो भी काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है। बाकी एक- स्लीप तो नॉन नेगोशिएबल है ही। क्योंकि हाँ। लास्ट दिन भी सर मुझे याद है, मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में एक्सटेंड कर दिया था 12 बजे तक, तो 6 साढ़े 6 घंटे की नींद पूरी हो पाई थी सर। तो नीट के दिन तो मेरे सर दर्द हो रहा था। तो ऐसा नहीं करना है। ग्रेट यार, ये सब बिल्कुल। एक्सपीरियंस ही बता सकता है कि ऐसा नहीं करना है। तुम सोशल मीडिया में कितना थे? इंस्टाग्राम चलाते थे फोन पे? थोड़ा थोड़ा यूज करता था, जैसे कि वीक के अंदर एक 1-2 दिन पे इंस्टॉल कर लिया, चेक कर लिया कि कुछ है क्या, और डिलीट कर दिया। दो ओके। पाँच मिनट 2-5 मिनट के अंदर। टफेस्ट सब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहा पूरा जर्नी में? बॉटनी। ओके। और इजिएस्ट सब्जेक्ट? फिजिक्स। और फिजिक्स इजिएस्ट का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? को सर आपको। यार ये मैं सुनना चाहता था, इसीलिए ये पूछा। फिजिक्स को इजी बनाने में मैं हेल्प किया तुमको, इसके लिए मुझे खुशी है। और मैं समझता भी हूँ कि बच्चों को मैं इंटरेस्ट जगाने में हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट जगे। शुरुआत में मुझे याद है 11th में कभी कभी तुम्हारे मार्क्स कम आ जाया करते थे, क्योंकि तुम रेगुलर स्कूल जाते थे। स्कूल से आए और एक दिन मिला नहीं, और तुम्हारा टेस्ट होता था, लेकिन तुम टेस्ट देते थे। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैं कितनी बार तुमको बोलता था अभी मैटर नहीं करता है, प्रणय लगातार लगो तुम फोड़ोगे। और कितनी बार मुझे याद है कि स्कूल से तुम डायरेक्ट आ जाते थे। तो वो सब्जेक्ट को इजी बनाने में एक टीचर का तो रोल है ही ऑफ कोर्स। एक बच्चा को क्या समझ में आना चाहिए कि उसका सब्जेक्ट फिजिक्स इजी हो रहा है या मुश्किल हो रहा है?
सर सबसे बड़ी बात तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की थी कि एक बार आपने अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको बार बार 10 जगह अलग अलग जगह से वो क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं और से कंटेंट उठा के बना रहे, क्योंकि बॉटनी के अंदर जैसे मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं तो उनमें कहीं से कभी कौन सी लाइन उठा के ले दी, कभी कौन सी लाइन उठा के दे दी। बट फिजिक्स में ऐसा था कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो 100 क्वेश्चन कोई से भी वेरिएबल बना दें, वो आप अगर समझ के कर रहे हो तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। और इवन मजा भी आता था सॉल्व करने में। वही है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो तुम फोड़ोगे फिजिक्स। फिजिक्स यही चीज है, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इनिशियली तुमको पेन लेना पड़ेगा बेटा। तो अभी इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 7 घंटे सो और 60 डेज में काफी मेहनत करो। बाकी ये लॉन्ग टर्म भी बच्चों को काफी हेल्प कर रहा होगा ये सब सुन के। अब बताओ, नोट्स बनाना कितना जरूरी है बच्चों को अपने हाथों से, क्योंकि ये एरा कैसा हो गया है ना कि हम लोग जितने भी लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं सारे लोग, क्या होता है कि पीडीएफ मिल गया, बच्चा नोट्स थोड़ा कम लिखता है। तो क्या नोट्स का लिखना रियल में इंपॉर्टेंट है? नोट्स का लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फिजिकल नोट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल अगर नोट्स आप का कोई मतलब आप हाथ से कॉपी में लिखिए, ऐसा बोलना चाह रहे हैं हाथ पढ़े? से लिखिए, हाँ यस। हाथ से लिखने का सर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मतलब आपने अगर कुछ लिखा है हाथ से तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको याद होता है। कि मतलब मेरे पास में जैसे अब हमारे तो 19 सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस में, तो हम्म। हमारे कोर्स इतना ज़्यादा बल्कि है कि कुछ हाथ से लिखने का टाइम नहीं मिलता। तो हम प्रिंटेड नोट्स यूज़ करते हैं, बट उसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं बीच में। तो इवन जब हम रिवाइज करते हैं तो वो जो प्रिंटेड चीज़ है और जो खुद की लिखी हुई चीज़ है उसके रिटेंशन में बहुत फर्क होता है। कि प्रिंटेड चीज़ तो कम याद रहती है, और जो खुद ने जो लिखा था हल्का सा पॉइंट ऐड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। क्योंकि अ, आप एक्टिवली लिख रहे हो उसको और आप एक्टिवली सोच रहे हो लिखते टाइम पे, तो लिखा हुआ खुद का तो सबसे बेस्ट होता है। ग्रेट। ग्रेट। तो आपको बच्चे नोट्स बनाना चाहिए, इन सिंपल वर्ड, अपने हाथों से लिख लिख के। तो अगर प्रणय मैं बोलूं कि आपका पूरा जर्नी जो रहा नीट का, उसको वेरी शॉर्ट क्लिप्स में बच्चों को बताइए कि नीट की तैयारी 2 लाइन में कैसे होती है। तो क्या बताना चाहेंगे आप? परसिस्टेंस, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस, रियली? तो किस टाइप का सेक्रीफाइस आप किए थे? 11th में पूरे टाइम मतलब सुबह से जब से निकलते थे घर से और रात के 10 बजे पहुंचते थे, तो फंक्शंस वगैरह कुछ भी होता था, कुछ भी दोस्तों से मिलना वगैरह सब कुछ बहुत कम हो गया था। और इवन 12th क्लास के अंदर भी काफ़ी कम था। और मेन तो इंटरेक्शन से सर, फैमिली से, फ्रेंड्स से, और कोई इवेंट्स वगैरह जहाँ पे भी होते थे वो सारे कट ऑफ हो गए थे। तो थोड़े टाइम के लिए तो चलता है, मतलब अगर आप लॉक इन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि नहीं तो फिर बाकी सारी चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शन सी हो जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम करती है। तो यार ये चीज सेक्रीफाइस भी मानना बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है। ये तुम एकदम जेन्युइन बात बता रहे हो बच्चों को आज सामने, कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे ही कुछ भी बोल देता है, लास्ट मोमेंट में पढ़ के हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। रियल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। तो आप लोग भी इस बात को समझें और करें तो बहुत ही बेटर होगा। थैंक यू सो मच प्रणय। एक गांव का बच्चा जो बहुत कम पढ़ा है, किसी बच्चे अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाया है, और कोई ये वीडियो देख ले अगर तुम्हारा, उसके लिए क्या बोलोगे कि वो सेलेक्ट हो जाए, या उसके लाइफ में तुम्हारे वीडियो से क्या हेल्प मिल सकता है, उसके बारे में क्या बोलोगे कि क्या मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए? और थोड़ा सा उन बच्चों को जिनको रिसोर्सेज की कमी रहती है, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे कैसे वो करे तैयारी? सबसे आपको इम्पोर्टेंट ऑनलाइन में चीज़ तो सर। देखो रिसोर्सेस हैं ही मोर और लेस, वीडियोस हम्म, है, पीडीएफ है, ये इधर उधर सब कुछ, हमारा भी पूरा का पूरा फ्री वीडियोस सब जगह मिल जाता है। तो बच्चों मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे जो रिमोट एरिया में रहता है, जो फार अवे पॉइंट पे है, जो बहुत दूर है, और मेट्रो सिटीज में एक्सेसिबल नहीं है कोई चीज, उसे उसे क्या करना चाहिए अगर उसका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बाकी लोगों से पीछे है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप स्टार्ट ही वहां से करते हो तो फिर आप ऑलरेडी पीछे हो। तो ये थिंकिंग एक तो सबसे पहले हटानी चाहिए उन्हें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट आजकल सभी के पास अवेलेबल है ऑनलाइन देखें तो। और कुछ चीज़ों के अंदर अगर आपके पास में डिसएडवांटेज है तो एडवांटेजेस भी है ही। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा बैलेंस वगैरह आप नहीं कर सकते इतना अच्छे से। और इवन आजकल तो बहुत ज़्यादा वो जो कुछ बड़ा करने की डिज़ायर वगैरह होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइडेड होती है कि उन्हें लगता है सब कुछ तो है, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। बट वही है कि सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना कि आप पीछे हो किसी से। और फिर उसके बाद में आपको
थिंकिंग इनिशिएट करनी चाहिए। मतलब थिंकिंग एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। वो इवन आपको फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज़ के अंदर हेल्प करेगी। और वो आप एक्टिवली रीड करने से, कुछ भी जो पढ़ रहे हो उसे क्वेश्चन करो। कुछ भी कोई टीचर का लेक्चर देख रहे हो तो कुछ समझ नहीं आया तो उसे पूछो। खुद से एक्टिवली रिसर्च करो। हर चीज़ स्पून फीड नहीं की जा सकती। तो आपको खुद एक्टिवली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपने दिमाग को पे जोर लगाना पड़ेगा, जिससे कि अ, आप ज़्यादा अच्छे से उन सारी चीज़ों को मतलब समझ पाओ। मतलब तो यही है सर कि मतलब एक तो ये नहीं सोचना कि आप पीछे हो, और दूसरी बात आपको रादर देन पैसिवली रीडिंग और रटने की जगह थिंकिंग के बेसिस पे हर चीज करनी चाहिए। इवन एक्टिवली इन्वॉल्व होके करनी चाहिए। वो आपको काफी आगे पुटअप कर देगी रेस में काफी लोगों से, जो पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे कुछ आप बोल सकते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बच्चों, तुम लोग इतना बढ़िया सेशन समझे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करो, और घर में जाके अपने आप से पूछो कि तुम जो चीज कर रहे हो उसमें तुम्हें क्या समझ आ रहा है। और अगर डाउट में आते हो तो अपने टीचर्स, अपने भाई, अपने बहन, जिसको भी होता है उससे शेयर करो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लर्निंग का, ये एक्चुअल में टू वे प्रोसेस है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है। हम्म। सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा और बच्चा नहीं पूछेगा तो यू कांट अंडरस्टैंड इट। तो ये बहुत ही बढ़िया सेशन प्रणय ने बताया है, और जो बच्चा स्कोर करता है वो बताया तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच प्रणय। तो यही जर्नी को और बढ़ाने के लिए मैं आदित्य आनंद आप लोगों के लिए अब जनकपुरी में ऑफलाइन सेंटर लेकर आया हूँ बेटा। और हम यहाँ पे सिर्फ 36 to 40 स्टूडेंट्स का बैच बनाए हैं प्रणय। तो ये बहुत ही है कि हम चाहते हैं कि वो बच्चा मुझसे इंटरेक्ट करे और वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट है कि मैं मैक्सिमम 40 बच्चे को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे मिलूंगा, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और इसी का है कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स एज सच बोलते हैं लोग, उनके बच्चे सारे हमारे पास आगे बढ़ गए हैं। तो हमारा सेंटर एक फुल होने वाला है। तो थैंक यू बच्चा लोग, आप लोगों का प्यार है ये। तो हमारी सारी टीम भी वही है। और अगर बच्चों आप लोगों को ये सेशन हेल्प किया है तो आप आइए, जनकपुरी में आपका वेलकम है, मुझसे मिलिए, हमारी टीम से मिलिए और जानिए कि हम आपके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए कोई फीस हम नहीं लेंगे अभी बच्चों का, जो नीट का एग्जाम होगा हम आपको सारा चीज प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मोमेंट में आपके पास एक ऐसा हाथ होना चाहिए जिसपे आप पे ट्रस्ट कर पाए। तो प्रणय का ये सपोर्ट काफी हेल्पफुल भी है। और प्रणय बताया अभी कि 696 स्कोर किया और 2 साल तक मुझसे पढ़ा है फिजिक्स। तो ऑफकोर्स ये इस बात को भी बताता है कि मैं कैपेबल हूँ इस चीज को देने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चा बहुत डेलिमा में होता है। सब लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल मेहनत किसने टीचर ने किया है बच्चों के पीछे, वो बड़ा मायने रखता है। तो तुम्हारा ये बात ही बच्चों को काफी ट्रस्ट बिल्ड करेगा, इसके लिए थैंक यू सो मच प्रणय। और थैंक यू सो मच बच्चा लोग। और प्रणय से हम फिर से बात करेंगे कभी लंबे चलने पे। अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्रणय के साथ अगर कोई लाइव सेशन लेने की बात होगी तो वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बच्चा लोग फिर से क्लास में, और मिलते हैं प्रणय, फिर से एग्जाम दो और फोड़ो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ भी। और भारत का नाम रोशन करो। और वैसे तो तुम बढ़िया बढ़िया कर ही रखे हो पास्ट में भी, और बड़ी बड़ा देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बनो एकदम, है ना। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। फिर मिलते हैं एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग। बाय प्रणय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।